नमस्कार। मैं डॉक्टर दिनेश चारण एमए उत्तरार्ध के प्रयोजनमूलक हिंदी विषय में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रयोजनमूलक हिंदी में हम आज की कक्षा में पढ़ेंगे अनुवाद के बारे में। अनुवाद क्या है, अनुवाद की परिभाषा क्या है, अनुवाद की क्या आवश्यकता है, किस प्रकार से एक अनुवाद को समृद्ध बनाया जा सकता है, अनुवाद मूल शब्दों का होता है या भावों का होता है, ये सारी जानकारियाँ हम यहाँ जुटाएंगे। अनुवाद में आने वाली समस्याएं क्या क्या है, कैसे उन समस्याओं को दूर किया जा सकता है, अनुवाद की खासियत क्या है, ये सभी चीज़ें हम इस कक्षा में पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आज जिस मूल विषय को लेकर हम बात करेंगे वो है अनुवाद के सामान्य सिद्धांत और उसकी समस्या को। इससे पहले हमें ये जान लेना ज़रूरी है कि अनुवाद का अर्थ क्या है और अनुवाद की परिभाषा क्या है। अनुवाद शब्द संस्कृत की वद धातु में अघंग प्रत्यय तथा अनु उपसर्ग लगाने से संपन्न होता है। वद धातु का अर्थ है बोलना अथवा कहना, अनु का अर्थ है पश्चात का, अतः अनुवाद का अर्थ हुआ कही हुई बात को फिर से कहना। शब्दार्थ चिंतामणि कोश में भी अनुवाद का अर्थ दिया गया है, प्राप्तस्य पुनः कथते अथवा ज्ञातार्थस्य प्रतिपादने, अर्थात पहले कहे गए अर्थ को पुनः कहना। अंग्रेजी में अनुवाद के लिए ट्रांसलेशन शब्द का प्रयोग होता है। ये शब्द अपनी संज्ञा के लिए लैटिन शब्द ट्रांसलेटम का आभारी है। ट्रांसलेटम शब्द ट्रांस पार अथवा दूसरी ओर तथा लाक्टस ले जाना, इन दो घटकों से संपन्न हुआ है और इसका अर्थ है एक भाषा के पार दूसरी भाषा में ले जाना। अंग्रेजी शब्दकोश में भी ट्रांसलेशन शब्द का यही अर्थ मिलता है। वेबस्टर्स डिक्शनरी में ट्रांसलेट तथा ट्रांसलेशन शब्द का क्रमशः अर्थ दिया गया है। ट्रांसलेट अर्थात एक भाषा से दूसरी भाषा में बदलना और ट्रांसलेशन का अर्थ है विशेष रूप से किसी साहित्यिक रचना का दूसरी भाषा में बदलने का परिणाम। A.H. स्मिथ ने अनुवाद की परिभाषा देते हुए लिखा है, अर्थ को बनाए रखते हुए अन्य भाषा में अंतरण करना। डी स्टर्ट महोदय ने अनुवाद को भाषा वैज्ञानिक प्रक्रिया से संयुक्त करते हुए लिखा है, अनुवाद प्रायोगिक भाषा विज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध प्रतीकों के एक सुनिश्चित समुच्चय से दूसरे समुच्चय के अर्थ के अंतरण से। डॉक्टर जी गोपीनाथन ने शोपेनहावर से संकेत लेकर अनुवाद की प्रक्रिया की तुलना आत्मा में परकाय प्रवेश की प्रक्रिया से की है। नाइडा और टेलर की मान्यता है, मूल भाषा के संदेश के समतुल्य संदेश को लक्ष्य भाषा में प्रस्तुत करने की क्रिया को अनुवाद कहते हैं। संदेशों की समतुल्यता पहले अर्थ और फिर शैली की दृष्टि से निकटतम एवं स्वाभाविक होती है। अनुवाद की उपयुक्त विभिन्न तथाकथित परिभाषाओं के अध्ययन से ये स्पष्ट हो जाता है कि वास्तव में अनुवाद की कोई सर्वसम्मत निश्चित परिभाषा नहीं दी जा सकती है। विभिन्न विद्वानों ने अनुवाद को परिभाषित करने के बजाय अपने अपने ढंग और अपनी अपनी सुविधा से उसकी व्याख्या भर की है। इसका मुख्य कारण यह है कि अनुवाद के संदर्भ में शब्द की स्वतंत्र सत्ता प्राय समाप्त हो जाती है। वह एक संदर्भ विशेष का साधक बन जाता है और अपने इस अभिनवदाय को वह स्रोत भाषा के कथ्य को लक्ष्य भाषा में स्रोत भाषा की ही भाव एवं भंगिमा में पुनर्प्रस्तुत और संप्रेषित कर पूर्ण करता है। वास्तव में अनुवाद स्रोत भाषा में अभिव्यक्त विचार अथवा वक्तव्य अथवा रचना अथवा सूचना साहित्य को यथासंभव मूल भावना के समानांतर बोध एवं संप्रेषण
के धरातल पर लक्ष्य भाषा में अभिव्यक्त करने की प्रक्रिया है। वस्तुतः स्रोत भाषा की संकल्पना अभिव्यक्ति का लक्ष्य भाषा के निकटतम व्यक्तिकरण अनुवाद की यात्रा का शिखर है। आज भाषांतर, तर्जुमा एवं रूपांतर आदि शब्दों का प्रयोग भी अनुवाद के पर्याय के अर्थ में होता है। इसके बाद आइए हम समझते हैं कि अनुवाद की प्रक्रिया क्या है। किस प्रकार से अनुवाद करने की प्रक्रिया को हम समृद्ध कर सकते हैं, अनुवाद को कैसे किया जाए, ये है। अनुवादक स्रोत भाषा के कथ्य एवं कथन भंगिमा को लक्ष्य भाषा में समतुल्य एवं निकटतम रूप में अभिव्यक्त करने के लिए जिस क्रियाविधि से गुजरता है उसे अनुवाद की प्रक्रिया कहते हैं। एक सहज और सफल अनुवाद की सामान्य विशेषताएं हैं उसकी अर्थगत एकता अथवा एकार्थता, अर्थगत असंदिग्धता, मूल भाषा के कथ्य एवं कथन का लक्ष्य भाषा में अधिकतम निर्वाह एवं स्रोत भाषा की छाया से विमुक्ति तथा सरलता, शब्द एवं अभिव्यक्तिगत कृत्रिम जटिलता एवं दुरूहता का अभाव एवं व्याकरणिक शुद्धता, इन विशेषताओं से संपन्न अनुवादक और सुशिक्षित, अध्ययनशील तथा स्रोत भाषा एवं लक्ष्य भाषा के विभिन्न बौद्ध स्तरों एवं संप्रेषण कला दोनों से अच्छी तरह परिचित होना चाहिए, क्योंकि अनुवाद की प्रक्रिया का वही नायक होता है। वस्तुतः अनुवाद एक द्विभाषिक प्रक्रिया है। विभिन्न भाषाओं की प्रक्रिया और प्रवृत्ति एक दूसरे से भिन्न होती है, अतएव अनुवाद की सफलता एवं सार्थकता के लिए उन दोनों भाषाओं के बीच विभिन्न स्तर पर समतुल्यता आवश्यक है। इसी कारण दोनों भाषाओं, स्रोत भाषा तथा लक्ष्य भाषा का तुलनात्मक अध्ययन जरूरी होता है। इसी अर्थ में अनुवाद की गणना अनप्रयुक्त भाषा विज्ञान के अंतर्गत की जाती है। भाषा विज्ञान के दो पक्ष हैं। भाषा के विभिन्न अंगों पर सैद्धांतिक विवेचन पहला पक्ष है, दूसरा पक्ष अनप्रयुक्त भाषा विज्ञान कहलाता है। ऐसे अनेक क्षेत्र आधुनिक युग में हैं जिनमें भाषा विज्ञान के तत्व सहायक होते हैं। समाज विज्ञान के अध्ययन में भाषा का योग है, उस क्षेत्र को सामाजिक भाषा विज्ञान कहते हैं। अनुवाद भाषा का एक व्यापार है। अनेक क्षेत्रों में यह व्यापार अनिवार्य हो गया है। जहाँ भाषा है वहाँ अनुवाद भी आता है, इसलिए अनुवाद अनप्रयुक्त भाषा विज्ञान का एक अंग है। भाषा का संबंध इतिहास, समाज और संस्कृति की परंपराओं, मनुष्य की मानसिकता, संस्कार, रुचि, योग्यता, उसकी पृष्ठभूमि तथा परिवेश से होता है। इन सभी तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि भाषा का शाब्दिक आधार ही अनुवाद का नियामक नहीं है, परंतु अनुवाद भाव, भाषाओं, मानसिकता के विभिन्न पहलुओं से जुड़कर सिर्फ भाषा का अनुवाद न रहकर मनुष्य की मानसिकता के साक्षात्कार का साधन बन जाता है। अनुवाद प्रक्रिया में निम्नलिखित सोपान होते हैं। पहला, विषय ज्ञान। अनुवाद को अनुवाद्य सामग्री के विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। अगर उसे विषय का अच्छी तरह ज्ञान नहीं होगा तो वह मूल रचना के साथ न्याय नहीं कर पाएगा। दूसरा है भाषा ज्ञान। अनुवादक को मूल एवं लक्ष्य दोनों भाषाओं का पंडित होना चाहिए, ताकि वह मूल भाषा की प्रकृति की ठीक ठाक परख कर उसकी सामग्री को लक्ष्य भाषा की प्रकृति में ढालकर अनुवाद को मूल के अधिकाधिक समानांतर प्रस्तुत कर सके। यही ये बात ध्यातव्य है कि प्रशासनिक अनुवाद की भाषा में औपचारिकता, स्पष्टता, संक्षिप्तता, प्रभावमयता तथा विषय के अनुरूप आशय को व्यक्त करने की क्षमता होनी चाहिए। अभिव्यक्तिगत स्पष्टता अथवा तटस्थता। इस सोपान में प्रबुद्ध प्रवीण अनुवादक स्रोत भाषा की भाषिक संरचना तथा शैली का सूक्ष्मता से अध्ययन करता है और फिर लक्ष्य भाषा
में स्रोत भाषा की भाषिक बनावट तथा शैली को यथासंभव उतारने का प्रयत्न करता है। वह कथ्य की अर्थ छवियों एवं कथाएं के तनाव के सभी पहलुओं का ध्यान रखता है। वह शब्द का शब्द से, पदबंध का पदबंध से तथा उपवाक्य का उपवाक्य से अनुवाद करने का प्रयास करता है। अनुवादक को स्रोत भाषा एवं लक्ष्य भाषा की वाक्य संरचनाओं के अंतर को स्पष्ट समझना चाहिए। अगर अनुवादक दोनों भाषाओं की वाक्य संरचना को समझे बिना स्रोत भाषा की वाक्य संरचना के आधार पर अनुवाद करता है तो वह कृत्रिम बेजान बनकर रह जाएगा। यदि अर्थ को ध्यान में रखकर अनुवाद के बारे में विचार करें तो अनेक उलझनों का सामना करना पड़ता है। प्रत्येक भाषा की सूचक सामर्थ्य विभिन्न होती है। उदाहरण, ही हैज़ गॉन टू हिज स्कूल का हिंदी अनुवाद दो तरह से होगा। वह अपनी पाठशाला गया है, वह उसकी पाठशाला गया है। जब तक हिंदी की वाक्य संरचना को अंग्रेजी वाक्य संरचना तथा अर्थ संदर्भ का ज्ञान नहीं होगा, उसका अनुवाद गलतफहमी का शिकार होगा, क्योंकि अंग्रेजी में हिज का प्रयोग सर्वनाम तथा तृतीय पुरुष होने दोनों में होता है। ठीक उसके विपरीत हिंदी की वाक्य संरचना में इस प्रकार की भ्रामक स्थिति उत्पन्न नहीं होती। उदाहरण, ही हैज़ गॉन टू हिज स्कूल का एकमात्र हिंदी अनुवाद होगा वह अपनी पाठशाला गया है, न कि वह उसकी पाठशाला गया है। अत्यधिक आवश्यक होने पर ही वह मूल भाषा के लंबे, सम्मिश्र अथवा जटिल वाक्यों को छोटे छोटे वाक्यों में बदल देता है। अन्यथा सामान्य रूप से वह मूल भाषा के कायिक रचाव को स्रोत भाषा में बनाए रखने का प्रयत्न करता है। जहाँ तक सूचना साहित्य के पारिभाषिक अथवा तकनीकी शब्दों के पर्याय अथवा समतुल्य अभिव्यक्ति के निर्धारण का प्रश्न है, अनुवादक शब्दकोशों, सहयोगी अनुवादकों तथा अनुवाद अधिकारियों से भी सहायता लेता है ताकि अनुवाद मूल भाषा की यांत्रिक अभिव्यक्ति न होकर लक्ष्य भाषा की सहज प्रकृति के अनुकूल हो। अनुवाद की भाषा में इसे समायोजन करना कहा जाता है। चौथा बिंदु है लिप्यंतरण। कभी कभी स्रोत भाषा की तुलना में लक्ष्य भाषा में कोई शब्द इतना प्रसिद्ध और प्रचलित नहीं होता कि स्रोत भाषा के शब्दों अथवा अभिव्यक्तियों को समतुल्यता के धरातल पर व्यक्त कर सके। ऐसी स्थिति में कुशल अनुवादक लिप्यंतरण का आश्रय लेता है, अर्थात हिंदी अनुवाद के साथ कोष्ठक में स्रोत भाषा के शब्द को भी रख देता है ताकि अप्रचलित शब्दों को समझने में पाठक को सुविधा हो। उदाहरण, प्रयुक्ति, रजिस्टर अथवा मूल भाषा के व्यक्तिवाचक शब्द को ही देवनागरी लिपि में लिख देता है। अरिस्टोटल को अरस्तु लिख देता है। पांचवा है शैली की अनुवाद की परिणति। निष्णात अनुवादक इस बात से अच्छी तरह परिचित होता है कि सफल अनुवाद के लिए मूल भाव के साथ रचना की मूल शैली का निर्वाह किया जाए। अतः अनुवादक स्रोत भाषा की शैली का लक्ष्य भाषा में यथासंभव प्रयोग करता है, किंतु शैली के संबंध में वह उपयुक्त अनिवार्यता के अलावा दो अन्य विचारणीय तत्वों के प्रति भी सतर्क रहता है। पहला यह कि वह अनुवाद करते समय रचना के आस्वादक अथवा पाठक के स्तर की जानकारी प्राप्त कर लेता है और फिर तदनुकूल अनुवाद का अभियान करता है। अगर कृति नवसाक्षरों के लिए हैं तो निश्चित रूप से उसकी भाषा शैली प्रौढ़ अथवा इतर वर्ग के पाठक से भिन्न होगी। इतना अवश्य है कि वह शैली को विषयानुकूल बनाने का भरसक यत्न कर दूसरे विचारणीय तत्वों के प्रति भी अपनी सावधानता तथा सतर्कता का परिचय देता है। अंतिम बिंदु है पुनर्निरीक्षण। अनुवाद प्रक्रिया के अंतिम सोपान में अनुवाद मूल रचना के कथ्य एवं कथन में स्रोत भाषा में किए गए अनुवाद की तुलना कर इस बात का आश्वासन कर लेना चाहता है कि उसने मूल रचना के किसी अंश को न तो छोड़ा है, न उस रचना में अनुवाद की सुविधा के लिए कुछ अतिरिक्त जोड़ा है और न ही अनुवाद में मूल रचना के अलावा कोई इधर उधर की बात का समावेश किया है।
तथा मूल रचना के कथ्य को यथा तथ्य स्पष्ट रखा है। तो ये जो सारी प्रक्रिया हैं ये अनुवाद की प्रक्रिया है। ये बिंदु अगर हैं, ख़ास तौर से जब हम ये कहें कि विषय का ज्ञान होना, भाषा का ज्ञान होना, अभिव्यक्तिगत स्पष्टता तथा तटस्थता होना, लिप्यंतरण बहुत सोच समझ के करना, शैली की अनुवाद की परिणति होना और पुनर्निरीक्षण करना, अगर ये प्रक्रियाएं हैं तो एक बेहतर अनुवाद किया जा सकता है। आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में फिर हम अनुवाद की कुछ बातें लेकर के हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।